हेलो एवरीबॉडी, हम लोग रेडी हैं आज के इनसाइट के जो डेली करंट अफेयर से करने के लिए। ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं, इन पे एक बार नज़र मार लो। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में, महाराणा प्रताप जी के बारे में, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन का जो एक्ट है वो क्या है, वाइजेक का जो गैस लीक था उसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहना चाहिए या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट क्या होता है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या है। इसके साथ ही प्रीलिम्स के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्राणवायु प्रोग्राम हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, इलोंगेटेड टॉर्टॉइज हो गया, रिलेशन बिटवीन विटामिन डी एंड कोविड-19। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। तो बहुत जल्दी क्विकली एक चीज़, एक शॉर्टकट बता देता हूँ। जी के जी, गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ये एसएससी वालों के थोड़ा काम का बहुत है, लेकिन प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये शॉर्टकट से इस तरीके के मालूम होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊँ लाला लाजपत राय में और गोपाल कृष्ण गोखले में कि कौन सा गुरु था गांधी का। तो मैंने जीके जी से शॉर्टकट बना लिया। जीके जी के दो मतलब बनते हैं, गांधी के गुरु यही थे और गोपाल कृष्ण गोखले यही थे। तो इसी तरीके से आप निमोनिक्स बना के बहुत कुछ याद रख सकते हो। ये खुद बनाया करो, आप खुद के बनाए हुए जल्दी याद होते हैं, किसी दूसरे के बताए हुए याद रखने में टाइम लगता है। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 9 मई 1886 को। प्रधानमंत्री जी ने इनको ट्रिब्यूट दिया था। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे थे कौन और इनके कंट्रीब्यूशन क्या थे इंडिया को लेकर। गोपाल कृष्ण गोखले जी एक इंडिया के पॉलिटिकल लीडर थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे। स्पेशली इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था और गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर थे। गांधी जी के साथ साथ ना ये जिन्ना के भी पॉलिटिकल मेंटर थे। तो देखो, एक गुरु के दो शिष्य थे, एक गांधी जी थे कितने महान, और एक जिन्ना जी थे। तो गोखले जी ने कैंपेन किया था इंडिया के सेल्फ रूल के लिए और सोशल रिफॉर्म भी लेके आए थे बहुत सारे। वो लीडर थे मॉडरेट फैक्शन के कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो रिफॉर्म्स को बहुत एडवोकेट करते नहीं, सपोर्ट करते थे, जो गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस थे ना उनके साथ काम करके। अब हम इनके थोड़े से कंट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन लग रहे हैं मुझे इनके। अरे भैया क्या बात है, 12 कंट्रीब्यूशंस है। मुझे नहीं पता याद कितने रह पाएंगे, लेकिन देखना एक बार, सुनना सबको ज़रूर, बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बजट की स्पीचेस दी थी जब वो इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था आर्टिकल्स में, जो कि इंग्लिश के वीकली महारत्ता महारत्ता ध्यान रहेगा नाम। और वो सेक्रेटरी भी थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के। बॉम्बे यूनिवर्सिटी के लिए जब वो सेनेट चूज़ किए गए थे तो उनको चार्ज दे दिया गया था बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस का 1893 के अंदर। वो आयरलैंड गए थे, जो अल्फ्रेड वेब हैं उनको अरेंज किया था उन्होंने, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस 1894 में। अल्फ्रेड वेब एक आयरिश नॉवलिस्ट थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे 1894 में। एज ए मेंबर ऑफ द पुणे म्यूनिसिपैलिटी ट्वाइस इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट, दो बार पुणे म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट चुने गए थे ये गोखले जी हमारे। और गोखले जी ने कॉन्टीन्यूसली कोशिश की थी, स्ट्राइव करना मतलब जतन करते रहते लगातार प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, गरीबों की जो भी उनके पास अपने ग्रीवेंस से मतलब समस्याएं लेके आता था। गोखले जी ने पब्लिश किया था एक डेली न्यूज़पेपर जिसका नाम था जनन प्रकाश, जो कि अलाउ करता था ये, मतलब जिसके थ्रू वो क्या कर पा रहे थे, अपने जो रिफॉर्मिस्ट व्यूज़ थे ना पॉलिटिक्स और सोसाइटी के ऊपर, वो लोगों तक पहुंचा पा रहे थे। उनको बाद में काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफ गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया 1903 भी चूज़ कर लिया गया था। आगे थोड़ा सा बात करते हैं इनके बारे में। इनको अपॉइंट किया गया था एज द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर 1904 में, न्यू ईयर्स के ऑनर लिस्ट के अंदर। 1905 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को ओपन किया था, स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने ट्रेन किया था लोगों को सेल्फलेस वर्कर्स बनने के लिए, और उन्हें ये सिखाया था कि दे कैन वर्क फॉर द कॉमन गुड ऑफ द पीपल। उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट उस टाइम पर चूज़ किया गया था। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स हैं 1909 में, जो कि इवेंचुअली बाद में लॉ बन गया था। ही वॉज द मेंटर टू बोथ मोहम्मद जिन्ना एंड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। और महात्मा गांधी जी मानते थे उनके जो कोर पॉलिटिकल लिबर्टी के जो बिलीव्स हैं, सोशल रिफॉर्म के, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के, वो सारे के सारे इनके टाइम से आए हुए हैं। ये कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं, इन पर क्वेश्चन को तो ना खुद प्रैक्टिस किया करो, तो आपको क्या होगा, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा।
फिर हम बात करते हैं, ये गोखले जी की तस्वीर है। आप इनको इस टोपी से, चश्मे से, इस मफलर से इजीली पहचान जाएंगे। मफलर से देख के लगता है कि केजरीवाल जी ने इन्होंने इनसे इंस्पिरेशन ली हुई डेफिनेटली। ओके, आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप जी के बारे में बात करेंगे। महाराणा प्रताप जी की भी बर्थ एनिवर्सरी थी 9 मई को ही, और उनका बर्थ हुआ था 1540 में, और 1597 में उनकी डेथ हो गई थी। वो सिर्फ 56 ईयर तक जिए थे। ही वॉज द 13th राजपुर किंग ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राजा थे। हल्दी घाटी की जो बैटल हुई थी उसके लिए उनको खासकर जाना जाता है। तो हल्दी घाटी की जो फाइट हुई थी वो महाराणा प्रताप के बीच में हुई थी, और मानसिंह थे जो अम्बेर के, उनके बीच में हुई थी। मानसिंह जो थे वो अकबर के कहने पे लड़ रहे थे, अकबर की साइड से लड़ रहे थे। राणा की फोर्स को 6 घंटे के अंदर मानसिंह ने हरा दिया था, और लेकिन जो मुगल्स थे वो इनको कैप्चर नहीं कर पाए थे। हरा दिया था, कैप्चर नहीं कर पाए। महाराणा प्रताप ने कुछ समय बाद रीगेन दोबारा से इकट्ठी की अपनी फोर्सेस को, दोबारा से लड़ाई की और मुगल से जीत गए थे। ये उन्होंने किया था 1582 में, 6 साल बाद। अब इतनी बुरी हार झेलने के बाद अकबर ने क्या किया, मिलिट्री के कैंपेन बंद कर लिए मेवाड़ के अगेंस्ट। अब लीगेसी की अगर हम बात करते हैं, लीगेसी का मतलब होता है कि पद्धति चलाना, यानी कि जैसे यूके के अंदर लीगेसी चलती है ना, किंग और क्वीन की, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ और ना जाना, तो वो लीगेसी चल रही है, एक के बाद अगला, एक के बाद अगला। यानी कि पिछले ने जो किया उसको आप आगे प्रीच करते हो, आप आगे उसे प्रमोट करते हो, वही चीज़ को, उसे लीगेसी बोलते हैं। तो राणा प्रताप का जो डिफाइंस था माइटी मुगल एम्पायर का, वो देखो, एक तो राणा प्रताप जो थे ना, ये इनकी राजपूता की साइड से ना अकेले से राजा थे उनका, और जो बाकी सारे जो थे ना वो अकबर की साइड लड़ा करते थे। तो ही वॉज काइंड ऑफ एन अलोन पर्सन इन दैट साइड। हालांकि जो राणा प्रताप के जो मेथड थे स्पोरेडिक वॉरफेयर के, स्पोरेडिक का मतलब होता है अनियमित रूप से, उनके जो वॉरफेयर टेक्निक्स थे ना वो बहुत ही एक तो होती बहुत ही यूनिफॉर्म सी, बहुत मैनेज सी, वो बहुत अनियमित रूप से लड़ते थे, लाइक पता नहीं होता था क्या कर देंगे। उनको बाद में एलेबोरेट भी किया था मालिक अंबर ने, डेक्कानी जर्नल ने, शिवाजी महाराज ने भी इनको बहुत एलेबोरेट किया था। अब हम आ जाते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है यार, मेरे को भी पढ़ के बड़ा अच्छा लगा था इसको। काइंड ऑफ हैप्पी न्यूज़ कह सकते हो। बताता हूँ कैसे। देखो, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो बुलेटिन होता है ना, इसको रजिस्ट्रार जनरल इंडिया रिलीज़ करता है, और इसके फ़िलहाल जो इस पर डेटा है वो 2018 का डेटा है। तो अब उस डेटा के बारे में हम लोग की फाइंडिंग्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। नेशनल बर्थ रेट जो है ना इंडिया का 2018 में वो 20 हो गया है, और 1970 में 36.9 था। ये कम हुआ है बर्थ रेट हमारा। ऑल राइट, बेस्ट और वर्स्ट की बात करें तो बिहार का जो है 26.2 कंटिन्यू है उसी पर रहने पे टॉप में लिस्ट में बर्थ रेट। अंडमान निकोबार का बॉटम पे है बिल्कुल 11.2 में। रूरल अर्बन का जो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वो नैरो हुआ है, यानी कि डिफरेंस कम हुआ है। हावेवर जो बर्थ रेट है वो कंटिन्यू है अभी भी हायर इन द रूरल एरियाज़ कंपेयर टू अर्बन एरियाज़। ऑब्वियसली रीज़न होते हैं वहाँ पे, पॉवर्टी होती है, हंगर होता है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो बर्थ रेट होगा वो कंपेरेटिवली अर्बन से तो हाई होना है ही है। फिर एक 11% का डिक्लाइन आया। देखो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। 11 इन्होंने बोल्ड में नहीं लिखा यार इसको, इस पॉइंट को बोल्ड में करना चाहिए था इनसाइट वालों को, कोई बात नहीं। 11% का डिक्लाइन आया बर्थ रेट में लास्ट डेकेड में, यानी कि पिछले 10 सालों के अंदर। 2009 से 2018 में 22.5 था, 20 हो गया है। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग डिक्लाइन है ना रूरल एरियाज़ में, जो डिक्लाइन आया है वो 24.1 से 21.6 आया है, और अर्बन में जो एक डिक्लाइन आया है वो 18.3 से 16.7 आया है। तो ऑलमोस्ट एक 11% का डिक्लाइन कह रहे हैं। डेथ रूट जो है हमारा वो 6.2 हो गया है 2018 में। 1917 में 14.9 था, यानी कि अब डेथ्स कम हो रही हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, अवेयरनेस बढ़ गई हैं, पीपल आर मोर कॉन्शियस टुवर्ड्स देयर हेल्थ, ठीक है ना। मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई। पहले क्या होता था कि कोई बीमारी वगैरह होती थी, लोग बहुत जल्दी मर जाते थे। आजकल क्या है कि फटाफट हॉस्पिटल का अप्रोच किया जाता है तो इलाज हो जाता है। जस्ट इन केस आपको मेरे बैकग्राउंड में अगर कोई म्यूज़िक सुनाई दे रहा है तो प्लीज़ इग्नोर दैट। एक्चुअली जिस लोकेलिटी में मैं रह रहा हूँ यहाँ पर लाइट गई हुई है, तो आई एम ऑल्सो ऑन द टेरेस राइट नाउ रिकॉर्डिंग दिस इन द नाइट। तो आसपास वाले लोग एंजॉय कर रहे हैं गाड़ियों में म्यूज़िक बजा के लॉकडाउन में, बट लेट्स जस्ट फोकस ऑन आवर वर्क। बेस्ट और वर्स्ट की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट डेथ रेट है और दिल्ली का लोवेस्ट डेथ रेट है। एक डिक्लाइन हुआ है, यानी कि नीचे गिरा है। रूरल एरियाज़ के अंदर जो डेथ रेट था ना वो नीचे गिरा है।
पिछले डेकेड के अंदर, पिछले 10 सालों के अंदर जो डेथ रेट था ऑल इंडिया लेवल का, वो डिक्लाइन हुआ है 7.3 से 6.2। वेरी गुड। जो कॉरस्पॉन्डिंग डिक्लाइन रूरल एरियाज़ में है वो 7.8 से 6.7 है। अर्बन एरिया में 5.8 से 5.1 है। इसका डेटा ना बहुत ईजी और अच्छा डेटा है, ये आपको याद होना चाहिए। वैसे नॉट जस्ट कि ऐसा ही कोई क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक का भी आ गया, कोई हिस्ट्री का आ गया, कोई एथिक्स का आ गया, कोई ऐसे में भी आप लिख सकते हो इसके पॉइंट्स। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में हम बात करते हैं। 32 इन्फेंट का आपको पता ही होगा, जो को पेट में ही जो बच्चा होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं। द बेबी विच हैज़ नॉट येट बॉर्न टेक बर्थ। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो 32 है, ये 1/4 है जो 1971 में था। उस समय 129 था, यानी तकरीबन 130 था, तो उसका 1/4 हो गया, अप्रोक्स 1/4 बोला जा रहा है। वर्स्ट और बेस्ट की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश का 48 है जो कि वर्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया में, और नागालैंड का 4 है, बेस्ट है। पिछले 10 सालों के अंदर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसमें डिक्लाइन हुआ है 35% का, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और रूरल एरियाज़ के अंदर 32% का डिक्लाइन हुआ है, तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। देखो, ये एक लाइन ही आप कहीं यूज़ कर सकते हो, रूरल से रिलेटेड कुछ भी आएगा, पंचायत से रिलेटेड कुछ भी आ गया, पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ भी आ गया, कुछ भी ऐसा आ गया, ये एक लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। IMR का जो ऑल इंडिया लेवल है वो 50 से 32 हुआ है लास्ट डेकेड के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। अच्छा डेटा है ये, मतलब मैं आपको कहूँगा इस पूरे के पूरे को सेव करके रखो, बहुत ही खूबसूरत डेटा है ये। SRS क्या होता है? SR एक डेमोग्राफिक सर्वे होता है। डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन काउंट। देखो, एक ये जो वर्ड होता है ना, डेमोज, DMOS होता है, इसका मतलब होता है ह्यूमन बींग्स, और ग्राफिक का मतलब होता है स्टडी, काउंट। तो ये एक ह्यूमन बींग्स का काउंट का स्टडी का सर्वे हुआ था, जो कि रिलायबल डेटा देता है एनुअल एस्टिमेट्स के ऊपर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, बर्थ रेट का, डेथ रेट का, और अदर फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी के इंडिकेटर्स होते हैं नेशनल और सब नेशनल लेवल पे। इसमें प्रीलिम्स क्वेश्चन पता है कैसे बनेगा? SRS के अंदर वो बोल देगा कि डेथ मोर्टेलिटी रेट नहीं होता, इमोर्टेलिटी रेट लिख देगा, डेथ रेट को हटा देगा, बर्थ रेट को हटा देगा, अलग अलग ऑप्शन में दे देगा और कन्फ्यूज़ कर देगा कमीशन आपको। ऐसे बनते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन। इसको इनिशिएट किया था पायलट बेसिस के ऊपर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेट्स में 1964 और 65 में। फिर उनको थोड़ा लगा कि सक्सेसफुल है तो उसको फुली ऑपरेशन बना दिया था 1969 और 70 में। इस फील्ड के अंदर जनरली जो काम करने वाले होते हैं वो आंगनवाड़ी वाले होते हैं, वर्कर, टीचर वगैरह होते हैं। इंडिपेंडेंट रेट्रोस्पेक्टिव सर्वे भी होता है हर 6 महीने के अंदर। फिर इन सारे के सारे डेटा को मर्ज कर लिया जाता है। ये अच्छी न्यूज़ थी। अब आ जाते हैं GS पेपर 2 वाली न्यूज़ के ऊपर। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन का एक एक्ट है जो कि रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन सर्विस एक्ट है। माइग्रेंट वर्कर्स की बातचीत की जा रही है। आपको पता ही है कि जो हमारा लॉकडाउन वगैरह चल रहा है उसी सब को ध्यान में रखते हुए ये सब किया जा रहा है। यदि हम लोग नोवेल कोरोना वायरस पैंडमिक की बात करें तो नेशन वाइड जो लॉकडाउन लगा हुआ है मार्च 24 से, उसके कारण बहुत सारा डिस्ट्रेस हो रहा है, बहुत सारी परेशानी हो रही है जो माइग्रेंट वर्कर्स को है। माइग्रेंट वर्कर्स मतलब जो एक स्टेट से या फिर एक लोकेशन से दूसरी जगह जाकर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। तो इनके वेलफेयर के लिए एक इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट है 1979 से, जो रेगुलेट करता है इनकी एम्प्लॉयमेंट, इनकी वर्किंग कंडीशन। और उसके अंदर ना कुछ कमियां दिख रही थी। तो फील द लैक ऑफ सीरियस इम्प्लीमेंटेशन हैज़ लेड टू द राइट्स बीइंग इग्नोर्ड, जिसके कारण उनके कुछ हक थे जो इग्नोर किए जा रहे थे। अब इनकी प्रोविजंस क्या हैं इस एक्ट की, एक बार ये देख लेते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये एक्ट रेगुलेट करता है एम्प्लॉयमेंट इंटर स्टेट माइग्रेंट्स की और उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस, किस तरीके के माहौल में वो काम कर रहे हैं। इट एनवाइसेज द सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच एस्टेब्लिशमेंट्स, जहाँ पर ये काम करते होते हैं उन एस्टेब्लिशमेंट्स का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा वो उसको प्रोहिबिट करता है कि वो एम्प्लॉय करे कि अगर वो इंटर स्टेट ये जो लेबरर्स होते हैं इनको विदाउट रजिस्ट्रेशन वो एम्प्लॉय नहीं कर सकता। यानी कि जो भी एम्प्लॉयर होगा अगर वो इन्हें एम्प्लॉय करना चाहेगा तो उसके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एन अथॉरिटी होना चाहिए। ऑल्सो ये लो ये भी बोलता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा जो इनको रिक्रूट करेगा उसके पास एक लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्टर्स आर बाउंड बाय सर्टेन कंडीशन, उसकी बहुत सारी कंडीशन है जिसका मतलब ये है कि उसके दे इंक्लूड द कमिटिंग देम टू प्रोवाइड देम कंडीशन फॉर द एग्रीमेंट और एनी अरेंजमेंट द बेसिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच दे रिक्रूट वर्कर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाई हुई है जिसमें कि
दिस इंक्लूड कमिटिंग देम टू द प्रोवाइडिंग टर्म्स एंड कंडीशंस। जो भी एग्रीमेंट की टर्म्स और कंडीशंस होती हैं वो सब उस कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एप्लीकेबिलिटी क्या है इस लॉ की, ज़रा वो देख लेते हैं। ये एप्लीकेबल है ये जानने के लिए कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर 5 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लगेंगे एक दूसरे स्टेट से लाए हुए, तो वहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल होता है, और ज़्यादा नहीं। और 5 से ज़्यादा वर्कमैन किसी भी एक दिन के लिए या फिर पिछले 12 महीने से भी अगर काम कर रहे हैं तो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये उन पर भी एप्लीकेबल है, कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर जो एम्प्लॉय करते हैं सिमिलर नंबर ऑफ इंटरस्टेट वर्कमैन। ये एक्ट उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है जिसमें 5 और 5 से ज़्यादा वर्कमैन जो हैं एडिशन में एम्प्लॉय किए गए हैं एस्टेब्लिशमेंट और बाय कॉन्ट्रैक्टर्स के। बेनिफिशियल प्रोविजंस क्या हैं इंटरस्टेट माइग्रेंट्स के? तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग इंटरस्टेट वर्कर क्रिएट एक सिस्टम बनाता है अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि एक चेक्स एंड बैलेंस हो, ध्यान रखने वाली चीज़। इसमें पहला जो लेयर है फॉर्मलाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ देयर लेबर। ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को एक ट्रैक रिकॉर्ड रखने में कि कितने वर्कर्स एम्प्लॉय हो रहे हैं, उनको सारी की सारी सर्विसेज कंडीशन वगैरह उनकी चेक करने पे। इसके अंदर उनके वेजेस, उनकी जो वो आमदनी होती है, उनकी छुट्टियां कितनी हैं, कितने घंटे वो काम कर रहे हैं, कैसे माहौल में काम कर रहे हैं, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, मौसम में। फिर ये भी देखता है कि क्या सिमिलर टाइप के जो काम है वो सिमिलर टाइप के उसके अकॉर्डिंग सिमिलर टाइप की सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जा रही है या नहीं है, उनको सिमिलर टाइप की कंडीशन में उसके अकॉर्डिंग पे किया जा रहा है या नहीं जा रहा है। रिफॉर्म के अटेम्प्ट्स क्या क्या हुए हैं? एज पार्ट ऑफ द प्रेजेंट रिजाइम्स एफर्ट टुवर्ड्स कंसोलिडेटिंग एंड रिफॉर्मिंग लेबर लॉ, एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2019 का। जो पहले के कुछ 13 लेबर लॉज थे उनको एक सिंगल पीस ऑफ लेजिस्लेशन, एक सिंगल कानून में बनाने की बात की गई थी, जिसमें से उन 13 कानूनों में से एक कानून यही वाला है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अब उसके ऊपर क्या क्या कंसर्न है, क्रिटिसिज्म क्या है लोगों का। जो एक्टिविस्ट हैं, एक्टिविस्ट तो आपको पता ही होगा, प्रोटेस्ट करने वाले और हड़ताल वगैरह ये सब जो करते हैं, जो लोग स्ट्राइक वगैरह करने वाले होते हैं, जो जनरली जो लोगों की आवाज़ को आगे उठाने के लिए जो लीडर होते हैं ना, वो एक्टिविस्ट होते हैं। एक्टिविस्ट को ये लग रहा है कि भैया इस तरह के अगर लॉ सारे के सारे एक में कंसोलिडेट कर दिए जाएंगे तो उनके कुछ सेफ गार्ड होंगे जो कि मिस हो जाएंगे। सेम चीज़ उन्होंने ये कहा कि इतने सारे लॉ को कंसर्न को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लॉज हैं, वो अगर आप मर्ज करोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉ रिपील हो जाएगा। रिगार्डिंग इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, इसमें उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन को भी इंक्लूड किया है। उसी टाइम पर एक इंटरस्टेट माइग्रेंट को जो कि सेपरेटली डिफाइन किया गया है, जो पर्सन उसको रिक्रूट करेगा एज एन एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिचुएशन इन अनदर स्टेट, उसको अलग से डिफाइन किया गया है। नीड ऑफ द आवर क्या है, ज़रूरत किस चीज़ की है? इवन दो द कोड सीक्स टू प्रिजर्व मैनी ऑफ द प्रोटेक्शंस राइट्स गिवन टू द स्टेट वर्कर्स, इतना कुछ जो ये एक्ट और जो बिल है ये प्रोवाइड कर रहा है, उसके बावजूद भी ट्रेड यूनियंस को ऐसा लगता है कि एक सेपरेट इनेक्टमेंट होना ही चाहिए हर एक चीज़ के लिए। और जो अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रेस हुआ है, मिजरी, स्पेशली जो ये जो बिल तो था ये 2019 में लग गया था, लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि माइग्रेंट वर्कर्स की हालत अभी ख़राब है। दे आर हार्डली एबल टू दे वर हार्डली एबल टू मूव और ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हालांकि अब तो ट्रेन वगैरह चल गई हैं, फिर उनको खाने पीने की दिक्कत हुई है, काम बंद हो गया, तो उस सिचुएशन ने इस बिल के ऊपर दोबारा से सवाल जवाब उठा दिए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में आया है। वाइजैक की जो गैस लीक है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है या फिर एब्सोल्यूट लायबिलिटी? तो इस टॉपिक में हम लोग यही दो चीज़ें जानेंगे, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होता है। वाइजैक गैस लीक मैं आप लोगों को पहले कई बार पढ़ा चुका हूँ डेली वाले में, और इसमें ये इसका जब मंथली आएगा तो उसमें पढ़ाऊँगा ही। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो उन्होंने विशाखापट्टनम का जो गैस ट्रेजेडी हुआ है, आपको पता ही होगा, एलजी पॉलीमर्स के अंदर, उन्होंने इसको बोला है कि ये 19वीं सेंचुरी का जो इंग्लिश लॉ है ना, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, उसके हिसाब से है ये। तो जिसको कि रिडेंडेंट यानी कि जो काम का ना रहा हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया था 1986 में कि भाई ये जो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का है ना, ये अब काम का नहीं है। बट कुछ लेयर्स ऐसे हैं जो ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया इसमें तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल यूज़ किया जाना चाहिए था। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल क्या होता है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल क्या होता है, ये ज़रा जान लेते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि 1868 के अंदर एक केस हुआ था, रेलैंड्स वर्सेस फ्लेचर। उसमें उन्होंने इस बात को कगार दिया था कि एब्सोल्यूट बेसिक नहीं, मेरे को ये क्या बोलना चाह रहा है,
1868 के अंदर एक केस हुआ था रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का, जो कि अब ऑब्सोलीट हो गया है एग्जैक्टली और अब उसकी जगह जो इवॉल्व हो के आया वो है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी गया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी अब आ गया है। अब ये जो प्रिंसिपल है, ये जो एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन इंडल्ज होता है किसी भी नॉन नेचुरल काम में, यूज़ ऑफ लैंड में, यानी कि जैसे फैक्ट्री वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह हो गई, आर्टिफिशियल जो काम हो रहा है उसमें अगर कोई हज़ार्डियस यानी कि हानिकारक सब्सटेंस का यूज़ किया जा रहा होता है तो उसको हम लोग स्ट्रिक्टली लायबल में रखेंगे। यानी कि कोई भी सब्सटेंस एस्केप लीक करता है उस प्राइमिसेस के अंदर, कोई भी डैमेज करता है तो वो सारा का सारा किस में आएगा, स्ट्रिक्टली लायबल के अंदर। हालांकि और इसका सारा कंपनसेशन वगैरह होगा वो कंपनी ही भरेगी। अब कंपनी को इसमें एक्सेप्शन दे दिए गए थे, क्या, द प्लेंटिफ्स ऑन फॉल्ट। प्लेंटिफ मतलब जो उनके ऊपर केस करेगा, जैसे कि मान लो भोपाल का ट्रेजेडी में किसी, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि कोई ए कोई पर्सन है और उसको कुछ उसके कारण कुछ नुकसान हो गया था, तो वो प्लेंटिफ होगा, वो क्या करेगा, कंपनी पे केस कर देगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शन कैसे मिलेगी, मान लो उस प्लेंटिफ के कारण, जिस आदमी ने मुकदमा किया है, अगर उसी के कारण उस कंपनी में वो हुआ था, कोई ट्रेजेडी हुई होती, कोई गैस लीक वगैरह, कोई डिजास्टर हुआ होता, तो कंपनी को कंपनसेशन वगैरह पे करना नहीं पड़ता। एक्ट ऑफ गॉड, भैया अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, सुनामी आ गई, उसके कारण कोई ऐसा लीक वगैरह हो गया किसी हज़ार्डियस सब्सटेंस का, तो उसमें एक्सेप्शन मिल जाएगी कंपनी को। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पर्सन ने कर दिया, कंपनी की गलती भी ना हो, जिन लोगों का नुकसान हो उनकी भी गलती ना हो, लेकिन कोई थर्ड पर्सन कोई आ गया हो। और ये हज़ार्डियस एक्टिविटी है, ये की गई है कि कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ वायलेंट और नॉट फिट इंजूरिया, यानी कि लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो भी एक एक्सेप्शन मिल जाएगी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, ये इवॉल्व क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिसाइड करते वक्त, ओलियम गैस लीक केस हुआ था 1986 में, ये जनरली कोई फूड फैक्ट्री टाइप का कोई केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, बहुत ही स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को वूफुली इनएडुकेट बताया और बोला कि इस तरीके से तो ना इसको रिप्लेस कर देते हैं। उन्होंने बोला कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल लाओ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा भैया कि एपेक्स कोर्ट ने बोला कि कंपनी के अंदर कोई हज़ार्डियस इंडस्ट्री है कोई, तो वो कोई एग्जाम्पशन तो क्लेम कर ही नहीं सकती, उसको कोई एक्सेप्शन मिलेगी ही नहीं। उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि आपको कंपनसेशन देना ही देना पड़ेगा, या तो डिज़ास्टर आपके कारण हुआ हो या आपकी गलती से हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन अगर आपकी कंपनी में हुआ है, हज़ार्डियस डिज़ास्टर हुआ है, तो आपको कंपनसेशन देना ही देना पड़ेगा। तो कोर्ट ने बोला था कि हज़ार्डियस एंटरप्राइज जितने भी है ना, वो सारे के सारे एब्सोल्यूट नॉन डिलीजिबल ड्यूटी टू द कम्युनिटी में आ गए। तब जो प्रिंसिपल था लायबिलिटी का, ये पार्ट बनता है आर्टिकल 20 का, राइट टू लाइफ में। डिफरेंस क्या है एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन का डिफरेंस है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर जो कंपनसेशन पे किया जाएगा वो एज़ पर द नेचर और क्वांटम ऑफ डैमेज, कितना डैमेज वगैरह हुआ है उतना ही किया जाएगा। हालांकि जब हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात करते हैं तो कंपनसेशन उस तरीके से दिया जाएगा जितना कि कंपनी का एंटरप्राइज़ का साइज़ है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितना पैसा है उसके पास, उसके हिसाब से दिया जाएगा। डैमेज कितना हुआ उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। एलिमेंट ऑफ एस्केप का मतलब क्या है, ही इज़ नॉट एन एसेंशियल अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, यानी कि दिस मीन्स दैट इवन इफ द हज़ार्डियस सब्सटेंस डज नॉट लीक फ्रॉम द प्रेमाइसेस ऑफ इंडस्ट्री बट कॉजेज हार्म टू द वर्कर्स इनसाइड, यानी कि कंपनी के बाहर लीक बेशक ना हो, अंदर भी अगर लीक हो गया होगा ना, तो भी एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कैन बी अपहेल्ड बाय कोर्ट्स इवन इन दोज केसेस व्हेन अ सिंगल डेथ इज रिपोर्टेड एंड देयर इज नो मास डिस्ट्रक्शन, एक इंसान की भी डेथ हुई है बेशक और मास डिस्ट्रक्शन ना भी हुआ हो तो भी। फिर हम बात करते हैं रेलेवेंस क्या है वाइजैक गैस लीक केस की। ये जो यूज़ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो वर्ड यूज़ किया है ये एनजीटी ने यूज़ किया है फॉर द कन्वीनियंट विंडो फॉर द कंपनी। अगर ये ऐसा यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली एलजी कम पॉलीमर्स के पास एक विंडो मिल जाएगी एक एस्केप करने की एब्सोल्यूट लायबिलिटी को। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में तो मतलब उनकी बुरी बैंड बज जाती है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में उनके पास थोड़ा चांसेस है कि कोई एक्सेप्शन मिल सकता है। अगर ये प्रूव हो गया कि ये जो इंसिडेंट हुआ था उनकी सावधानी, इनकी लापरवाही के कारण नहीं हुआ, ये कुछ अपने आप हो गया था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। इसके बारे में थोड़ा सा ऊपर से बता देता हूँ, इसमें इतना डीप में हम शायद नहीं जाएंगे। देखो, जब किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उनकी लाइफ के जो इंश्योरेंस वगैरह होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि उनको कुछ अमाउंट मिल जाता है। तो अब जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, उनके प्रोटोकॉल्स में, उनके जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह, उनका जो वो होता है लॉ, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें लिखा होता है कि
अगर इस तरीके से एक्सीडेंट होगा तो इंश्योरेंस होना चाहिए, इस तरीके से डेथ होती है तो इंश्योरेंस होगा, तो उसका पैसा मिलेगा। वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। तो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं। अब इसमें बात की जा रही है, ये जो गैस लीक हुआ एलजी पॉलीमर्स का विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में, उसने दोबारा से फोकस ला के रख दिया पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के ऊपर। क्या है वो देखते हैं। Over and above the compensation that may be awarded by the courts, the victims are also entitled to the compensation under the company's public liability insurance. कुछ तो compensation वो देंगे ही, कोर्ट उनको बोलेगा कि भैया आपकी कम इसके कारण इतना नुकसान हुआ है। उसके अलावा एक कंपनसेशन कंपनी के पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस के अंडर भी दिया जाता है, जो कि 1991 का जो एक्ट है उसके अंदर है। अब पब्लिक लाइबिलिटी क्या होती है? सिंपली पुट, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है पॉलिसी होल्डर को एक क्लेम मिलता है उसको थर्ड पार्टीज़ का, डेथ, इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज का, जो कि हजार्डियस सब्सटेंस के थ्रू होती है किसी फैक्ट्री में। ये एक्ट है क्या? ये एक्ट है जो आफ्टर में था, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद बनाया गया था। इस लॉ के अंदर जो सारे इंटरप्राइजेज होते हैं उनका, और जिनका कंट्रोल होता है हैंडलिंग एंड किसी भी हजार्डियस सब्सटेंस को, उनको सब्सक्राइब करना होता है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी के कवर के ऊपर, जहाँ पर वो इंश्योर करते हैं अगेंस्ट द क्लेम्स फॉर थर्ड पार्टीज़ की किसी दूसरे या तीसरे इंसान की डेथ वगैरह हो जाए, उनको कोई इंजरी हो जाए और कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, तो उसके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो कंपनसेशन पे किया जाता है इस एक्ट के थ्रू, दैट इज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कंपनीज नेग्लेक्ट। ठीक है। विक्टिम हु आर एक्सपोज टू दी हजार्डियस सब्सटेंस यूज्ड बाय इंडस्ट्री में फाइल ए क्लेम विद इन द कलेक्टर। आपको पहले क्लेम जाके फाइल करना पड़ेगा कलेक्टर के पास 5 साल के अंदर। जब मतलब आज सपोज आज इंसिडेंट होता है कोई ऐसा, तो उसके अगले 5 साल के अंदर अंदर आपको क्लेम देना पड़ेगा कलेक्टर को जाके। कलेक्टर तो आपको पता ही होगा, जिस जो आप बनने की तैयारी कर रहे हो। तो जब कलेक्टर के पास एप्लीकेशन जाती है तो वो एक नोटिस देता है ओनर को, और आफ्टर गिविंग द पार्टीज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल होल्ड, एक इंक्वायरी बैठाई जाती है क्लेम के रिगार्ड में लेकर, और एक अवार्ड सेटअप किया जाता है अमाउंट रिलीफ का। क्रिटिसिज्म क्या है इसका? क्रिटिसिज्म इसका यही है भैया कि इतना कुछ मत पढ़ो, इसके अंदर मैं बता देता हूँ। क्रिटिसिज्म ये कि उस टाइम का जो गैस लीक हुआ था ना, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने वो लाइबिलिटी का अमाउंट सेटअप कर रखा है। तो मैक्सिमम कंपनसेशन 25,000 का है, और एडिशन में एक रीइंबर्समेंट होता है मेडिकल एक्सपेंस का, जो कि 12,500 का है। बस ये लिखा हुआ है इन लाइन के अंदर। ये क्रिटिसिज्म है कि भैया ये तो पुराने के हिसाब से चल रहा है, इसको अपडेट करो, आज की डेट के हिसाब से पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। इन लाइन में भी एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है, उसमें कुछ नया नहीं है। तो इस टॉपिक को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। ये अच्छी न्यूज़ है एक और, शिकतकर कमेटी है जो है, ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने रिसेंटली कुछ 9,304 पोस्ट जो है मिलिट्री की इंजीनियरिंग पोस्ट की, उनको एबॉलिश कर दिया है। ये जो पोस्ट आई थी सारी की सारी शिकतकर कमेटी के रिकमेंडेशन में आई थी। इम्प्लीकेशन में क्या हुआ, बैकग्राउंड में क्या है, सब जानते हैं। इस स्टेप के बाद कुछ अराउंड 9,000 पोस्ट जो है इंडस्ट्रियल स्टाफ की, वो सारी की सारी एबॉलिश कर दी हैं। तो कुछ बहुत सारी सिग्निफिकेंट सेविंग भी हुई है उससे डेफिनेटली। 70% जो बजट था यूज़ फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरीज, अलाउंसेज एंड लीव्स, वेरी लिटिल मनी फॉर एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ऐसी कुछ पोस्ट के अंदर 70% बजट जो था वो सिर्फ सैलरी और अलाउंस में वेस्ट हो जाता था, उसमें कोई एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रही थी। बैकग्राउंड क्या था, जो शिकतकर कमेटी थी इनको टास्क दिया गया था कि कुछ ऐसे सजेस्टिव स्टेप्स बताओ ताकि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है ना, उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ किया जाए। तो जो मेजर्स थे जो रिकमेंड किए गए थे इस कमेटी के द्वारा और जिनको इम्प्लीमेंट किया जाना है, वो उसमें क्या क्या इंक्लूड करता है। ये जो सिग्नल्स का इस्टेब्लिशमेंट होता है ना, ऑप्टिमाइज़ किया जाए। इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करोगे, इसमें रेडियो मॉनिटरिंग कंपनीज़ को इंक्लूड करो, कॉप्स एयर सपोर्ट सिग्नल रेजिमेंट्स को इंक्लूड करो, एयर फॉर्मेशन सिग्नल्स को करो, कंपोजिट सिग्नल रेजिमेंट्स को करो, और मर्जर करो कॉप्स ऑपरेटिंग का और इंजीनियर सिग्नल रेजिमेंट्स का। रिस्ट्रक्ट करो जो रिपेयर एक्लियंस होते हैं आर्मी के, उसमें बेस वर्कशॉप्स वाले, एडवांस बेस वर्कशॉप्स। और एक्लियंस मतलब होता है किसी पद के अधिकारी, उनकी स्टैटिक और स्टेशन वर्कशॉप्स जो होती हैं फील्ड आर्मी के अंदर। फिर उन्होंने एक और पॉइंट बताया था कि रीडिप्लॉयमेंट ऑफ द ऑर्डिनेंस एक्लियंस टू इंक्लूड व्हीकल डिपो, ऑर्डिनेंस डिपो, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो अपार्ट फ्रॉम इन्वेंट्री काउंसिल मैकेनिज्म। बैटरी यूटिलाइजेशन होना चाहिए सप्लाई और ट्रांसपोर्ट एक्लियंस का, एनिमल ट्रांसपोर्ट यूनिट्स का। जो मिलिट्री फार्म्स है उनका क्लोजर होना चाहिए आर्मी पोस्टल इस्टेब्लिशमेंट्स का, जो कि पीस लोकेशन में है, ताकि वहाँ से पैसा बचे थोड़ा। एनहेंसमेंट किए जाए स्टैंडर्ड्स में रिक्रूटमेंट के, क्लैरिकल स्टाफ के और ड्राइवर्स के आर्मी में। इम्प्रूव करने की बात की थी, जो एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उनकी इम्प्रूवमेंट की बात की थी।
मेजर टॉपिक्स में हमारा जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट ही होगा शायद ये वाला, इसके बाद फैक्ट्स और प्रीलिम्स के। इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इंडिया और पाकिस्तान हमेशा से ही। इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि वो वेदर फोरकास्ट स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड के जो रीजन है, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और मीरपुर में। पहले मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देता हूँ। मैप है ना इनमें? हाँ, मैप दिया हुआ है, थैंक गॉड। देखिए, हल्का सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। कहने को तो ये हमारा जम्मू कश्मीर है पूरा का पूरा, ऑल राइट। इसमें ये वाला पार्ट लद्दाख है, इतना देखो, इतना पार्ट तो लद्दाख ही है। हमारे पास जो जम्मू कश्मीर बच गया ना, अब हमारे पास जम्मू कश्मीर इतना है बस, जिसकी हम बात कर रहे होते हैं एक्चुअली। ये हमारे पास लद्दाख है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये चाइना के पास है, ये चाइना के पास है, ये पाकिस्तान के पास है, ये पाकिस्तान के पास है। तो हम तो इतने के ऊपर ही हैं ऑन एन। अगर देखें मैप में तो शायद आधा ही एरिया है हमारे पास। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला इधर नीचे वाला, इसको हम पीओके बोलते हैं। ऊपर वाले को हम लोग गिलगित बल्तिस्तान बोलते हैं। इसको पाकिस्तान वाले इस एरिया को बोलते हैं आज़ाद कश्मीर और इसको वो गिलगित बल्तिस्तान ही बोलते हैं। इसके बारे में बात की जा रही है। पूरी कहानी है। जनरली अगर आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पूरी स्टोरी तो पता होगी, आप इस वाली न्यूज़ को स्किप कर सकते हो। और अगर आप पहली बार सुन रहे हो या फिर रिवाइज करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सुनो इसको। डीडी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने स्टार्ट कर दिया वेदर फोरकास्ट करना पीओके के रीजन्स के बारे में। पहले बेसिकली वहाँ के वेदर की फोरकास्ट हम लोग इंडिया में देने लग गए। जैसे इंडिया में आप न्यूज़ में देखते हो ना, हर दिन वेदर का फोरकास्ट आता है न्यूज़ चैनल के ऊपर, तो हम लोग उसमें पीओके के और गिलगित बल्तिस्तान को यूज़ नहीं किया करते थे। अब हमने वो भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। हमारी सैटेलाइट ने वहाँ का डेटा भी लेना स्टार्ट कर दिया। तो पाकिस्तान ने भी हमारी कॉपी कर ली, वैसे उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। इशू क्या है ये वेदर वॉर का? ये इशू तब स्टार्ट हुआ कुछ दिनों पहले कि मैंने न्यूज़ में आपको, डेली न्यूज़ अगर आप सुन रहे हो तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान के कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जनरल इलेक्शंस स्टार्ट कर दो। पहले जनरल इलेक्शन नहीं होते थे, उन्होंने एक बार चीफ मिनिस्टर और गवर्नर अपॉइंट किए हुए थे। अब वो कह रहे हैं कि अप्रैल से, उसमें जो अप्रैल के एंड में बात की उन्होंने कि भैया वहाँ पे जनरल इलेक्शन स्टार्ट कर लो। तो इंडिया ने इस बात का प्रोटेस्ट किया। इंडिया ने कहा कि भैया ये तो हमारा एरिया है, तुम इसमें जनरल इलेक्शन कैसे कर सकते हो। पीओके की बात करते हैं तो पीओके जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है जिसको पाकिस्तान ने इन्वेड किया था 1947 में। यूनाइटेड नेशन ने इस रीजन को पाकिस्तानी कंट्रोल्ड कश्मीर बोला है और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। मोदी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। पीओके जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैंने आपको दिखा दिया मैप पे। आज़ाद जम्मू कश्मीर जिसको एजे के बोलते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान, इसको रेफर किया जाता है नर्दर्न एरियाज़ में 2009 के अकॉर्डिंग। अब दोनों फाइट के, जो इंडिया और पाकिस्तान की जो पीओके को लेके फ़ाइट है उसकी जड़ें क्या हैं? फैक्ट ये है कि पीओके जो है वो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का और हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी रहा है 1940, कंसिस्टेंटली हमारी पॉलिसी का पार्ट रहा है 1947 से। 1947 से पाकिस्तान के जो पश्तून ट्राइबल्स थे ना, उन्होंने जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दिया था। तो उस सिचुएशन को संभालने के लिए जो वहाँ के जो राजा थे, महाराज हरी सिंह जी जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इंडिया से थोड़ी सी मिलिट्री सपोर्ट मांगी इंडियन गवर्नमेंट से। उस टाइम गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन जी, उन्होंने साइन कर दिया एग्रीमेंट 26 अक्टूबर 1947 को, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन ये सारे के सारे इंडिया कंट्रोल करेगा। इनके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो आप अपने खुद कर सकते हो। तो इसके बेसिस के ऊपर, इस ट्रीटी के बेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लेम किया कि उनके पास पूरा राइट है इंटरफेयर करने का जो भी मैटर्स हैं रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान का उसके अंदर कोई हाथ नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान इस बात से एग्री नहीं किया। जो लीगलिटी थी ट्रांसफ़र करने की टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन इंडिया की, वो अनक्वेश्चनेबल है। ऑब्वियस सी बात है, साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन साइन हुआ था। जो यूनानिमस रेजोल्यूशन था पार्लियामेंट की टॉक्स का, जो जम्मू एंड कश्मीर का, वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बताते हैं उसको। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि कश्मीर जो है वो उस डिक्लेरेशन पे बेस्ड है 1993 के, और उसके हिसाब से उन्होंने डिक्लेयर किया कि जम्मू कश्मीर जो है उनके 5 स्टेट्स का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में, सॉरी, पाकिस्तान में जो स्टेट प्रोविंसेस है ना, जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर उनके वन ऑफ दैट प्रोविंस का हिस्सा है। जो गवर्नमेंट की ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने सपोज टू बी एस्टेब्लिश्ड, उनका रूल वहाँ पे इस्टेब्लिश होना चाहिए था, लेकिन इंडिया ने उनका क्लेम कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं। इंडिया ने बहुत क्लियर बना दिया है कि जो पूरे वर्ल्ड को, कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटरनल मैटर है, वहाँ पर कुछ भी होता है तो।
पीओके इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो पीओके की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इमेंस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ये बॉर्डर शेयर करता है सेवरल कंट्रीज़ के साथ। पंजाब हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो खैबर पख्तूनख्वा, मैंने आपको बताया था ना, जो वो किस्सा खवानी बाज़ार का मैसेकर मैंने बताया था, अब्दुल गफ़ार खान वाला केस, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहाँ पे है, तो उस लोकेशन से कनेक्ट करता है। वखान कॉरिडोर है अफ़गानिस्तान का नॉर्थ वेस्ट में, शिनजियांग प्रोविंस है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नॉर्थ में, इंडिया का जम्मू कश्मीर है ईस्ट में, उन सब के लिए पीओके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चैलेंजेस क्या हैं इंडिया को पीओके को लेकर? देखो भाई, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन बहुत होती है उस रीजन से। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है घुसपैठ। पाकिस्तान ने चेंज कर ली है इसकी डेमोग्राफी पीओके की बहुत पिछले कुछ टाइम में। जैसे हमारे इंडिया में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A था ना, जिससे कि जम्मू कश्मीर के अलावा किसी दूसरे रेजिडेंट को वहाँ की परमिशन नहीं मिलती थी। तो वहाँ पर भी एक स्टेट ऑफ सब्जेक्ट करके कोई लॉ हुआ करता था पीओके में, तो उसको पाकिस्तान ने रिपील कर दिया था और उसकी जगह फिर उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे अब कोई भी जाके रह सकता था पाकिस्तान का। तो वहाँ से उन्होंने क्या किया कि जनरली जो वहाँ के पंजाब प्रोविंस की, जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, वहाँ के बहुत सारे लोग वहाँ पे आके बस गए, तो उन्होंने पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर दी उस एरिया में। वहाँ पर सिख एक्स सर्विस मैन पंजाबी, अच्छा इस नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन कर रखा है। हाँ, जो मैंने अभी एक्सप्लेन आपको किया ना आर्टिकल 35A वाला किस्सा, वो ये अगला पॉइंट में ये लिखा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। खूबसूरत जगह भी है जम्मू कश्मीर तो। अब हम आ जाते हैं फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स के ऊपर, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। प्राणवायु प्रोग्राम जो है बेंगलुरु की सिटी कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है, प्राणवायु प्रोग्राम जो कि अवेयरनेस के लिए है। सेल्फ एग्जामिन करो अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ, बेंगलोरियंस को बोला है। कोई उन्होंने ये नोटिस किया था कि कुछ लोग हैं जिनकी हेल्थ, जिनकी जो डेथ हुई है ना कोरोना के कारण, वो एक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के कारण भी हुई है। ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस के कारण डेथ हुई है, एक इलनेस थी उन लोगों को, उसके कारण हुई है। स्मॉल पॉक्स की बात हम लोग करते हैं तो WHO और UN ने एक पोस्टल एजेंसी जो है, उन्होंने एक कॉमेपरेटिव पोस्टेज स्टैम्प निकाला है 40 साल की एनिवर्सरी में, टू इरेडिकेट द स्मॉल पॉक्स। और इसके कुछ की फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं। स्मॉल पॉक्स जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि दो वायरस के कारण होती है, वरियोला मेजर और वरियोला माइनर। ये कंटेजियस डिजीज़ है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान पर फैल सकती है। इनिशियली जो इसके सिम्टम्स होते हैं, जो इसके लक्षण होते हैं, वो ये होते हैं कि फ़ीवर और वॉमिटिंग होती है, और उसके बाद माउथ के अंदर कुछ सोर्स हो जाते हैं और स्किन पे रैश। रैश मतलब होता है वो लाल लाल सी स्किन हो जाती है, स्किन पे रैश हो जाते हैं। सोर्स का मतलब होता है कि कुछ घाव हो जाता है मुंह के अंदर, और कुछ दिनों के अंदर जो स्किन होती है वो पूरी की पूरी रैश हो जाती है, उसमें फुल फ्लूइड फील्ड बम्प्स हो जाते हैं और जिसके ऊपर डेंट होता है सेंटर में। आप गूगल पे लिख के देख लेना स्मॉल पॉक्स, आपको फोटो में दिख जाएगा किस तरह के लक्षण होते हैं। स्मॉल पॉक्स इज़ वन ऑफ द टू इन्फेक्शियस डिजीजेज दैट हैज़ टू हैव बीन इरेडिकेटेड, द अदर बीइंग रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट जो है वो जानवरों के अंदर होता था। इलोंगेटेड टॉर्टोइज जो है, 90% जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना साल फॉरेस्ट का टॉर्टोइज का, वो प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर है, यानी कि 90% से ज़्यादा तो एरिया प्रोटेक्टेड है भी नहीं। वो सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन जो है साल फॉरेस्ट के टॉर्टोइज का प्रोटेक्टेड नहीं है। ये एक स्पीशीज़ है जो जनरली साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है, इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और ये किसी तरीके से इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रखा है, येलो कलर का हेड होता है, ब्लैक कलर के इसके ब्लॉचेस होते हैं, कैरामल कलर होता है। फिर उस पर फ़ोटो देखने के लिए ना आप गूगल पे लिख देना इलोंगेटेड टॉर्टोइज करके। और एक वो टेरापिन भी था, रिवर टेरापिन, 2-3 दिन पहले न्यूज़ में था, उसकी भी फ़ोटो देखना, वो भी बहुत खूबसूरत टर्टोइज है। मतलब ब्लैक कलर का हेड है, रेड कलर की बॉडी है, अजीब ही दिखता है वो। IUCN की रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड बता रखा है। ये जो पॉपुलेशन होती है स्पीशीज़ की, ये पिछले 90 सालों में 80% कम हो गई है, तो दिस इज़ एक्चुअली नॉट ए गुड न्यूज़। थ्रेट्स क्या हैं भाई? इसको हंट किया जाता है खाने के लिए और लोकल यूज़ के लिए भी, डेकोरेटिव मास्क बनाने के लिए, इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेन करने के लिए। चाइना में एक मिक्सचर बनाया जाता है ग्राइंडिंग अप टॉर्टोइज के शेल को, और इसको सर्व किया जाता है एफ्रोडाइसिक। एफ्रोडाइसिक वो चीज़, वो मेडिसिन होती हैं जो सेक्सुअल पावर इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी राजकुमार राव की, मेड इन चाइना करके, उसमें वो टाइगर सूप कुछ बनाता है, तो सेक्सुअल पावर इंक्रीज़ करने के लिए होता है। सेम तरीके से एफ्रोडाइसिक वर्ड का मतलब यही होता है, वो वाली मेडिसिन। तो ये एक थ्रेट है इसलिए। लास्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है कि रिलेशन क्या है विटामिन डी का कोविड-19 का। विटामिन डी को बोला गया कि इट इज़ बीइंग नोन टू मॉड्यूलेट कर देता है जो वाइट ब्लड सेल्स का रिस्पॉन्स है, और उनको प्रिवेंट करता है रिलीज़ करने के लिए टू मैनी इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स। साइटोकिन्स होता है, पार्ट होता है बॉडी के इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स, जो कि इन्फेक्शन से फाइट करता है।
और जो सार्स कोवी 2 वायरस है इज़ नोन टू कोज एक्सेस ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स कॉल्ड साइटोकिन स्टॉर्म। साइटोकिन स्टॉर्म को ना आप स्टडी आईक्यू पे सर्च करना, इसकी बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। साइटोकिन स्टॉर्म होता क्या है, स्टडी आईक्यू पे सर्च कर लेना, इसकी वीडियो एक है 10 मिनट की। ये आ चुका है पहले एग्ज़ाम में, किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।